हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी का 2 वीडियो में हम लोग जो है सारा एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। यदि आपने एमसीक्यू वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको सब्जेक्टिव में या फिर ऑब्जेक्टिव में एक अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों आप जो है सारे वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिजल्ट जो है वो अच्छा हो सके। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और दोस्तों उसका हल, उसका आंसर जो है समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। दूसरा मेरा टारगेट ये है कि दोस्तों आप जो है समझ सकिए कि कैसे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। मतलब दोस्तों आंसर आपको किस तरह से देख रहे हैं, आप किस तरह से आंसर को यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको तीसरा मेरा टारगेट ये है कि आप दोस्तों ये भी समझ सकिएगा कि आप जो है आंसर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चंस मिल रहा है तो क्वेश्चन को आप कैसे लिख पाइएगा। यदि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे लिखना है, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा 3 टारगेट, ये तीनों टारगेट दोस्तों पूरा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला टारगेट मैंने आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। साथ साथ दोस्तों दूसरा टारगेट में मेरा ये था कि आपको आंसर भी मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको जो है कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ये भी दोस्तों मैं साथ साथ बताते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे लिखना है और किस प्रकार से दोस्तों इसका जो है हल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दोस्तों मैं इससे पहले बता दूं कि जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया था तब दोस्तों मैंने जो है मानव भूगोल का जनक का बारे में बताया था कि इसका जनक कौन है। यदि आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का हल समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मतलब मानव भूगोल क्या है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे लिया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है 1 नंबर में पूछ सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्यों परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर होगा कि मानव भूगोल प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, ठीक है। दोस्तों ये सारा चीज क्या मैंने बताया कि जो प्राकृतिक है और दोस्तों जो भी मानव जगत होता है उन लोग दोनों के बीच जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं ना, मानव भूगोल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। मतलब ऐसा कौन सा 4 चीजें हैं जिसके द्वारा मानव विकास संभव है, ठीक है। कौन सा ऐसा 4 स्तंभ है। तो दोस्तों सबसे पहला स्तंभ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला स्तंभ है यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा समता, ठीक है। समता, समता का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि समता का अर्थ होता है लोगों को लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच होना चाहिए। मतलब दोस्तों सभी को जो है समानता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज, यदि किसी भी इंसान के साथ भेदभाव होता है, उसके साथ असमानता की जाती है तो दोस्तों वो जो है अपने आप में कभी भी विकसित नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा स्तंभ है, दूसरा है वो है पोषणीयता, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। मतलब दोस्तों यदि आप किसी भी चीज को टारगेट बनाए हैं, यदि आपका अभी आपका टारगेट क्या हो सकता है कि मेरा बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है निरंतरता करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका रिजल्ट एक अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको जो समझते हुए चलना है तभी दोस्तों आपका एक अच्छा रिजल्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ आपको यहाँ पे बताया गया है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना। मतलब दोस्तों मानव के अंदर क्षमता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। उसके प्रति जो है क्षमता होना चाहिए कि मैं ये चीज कर लूंगा, ठीक है। तभी दोस्तों वो जो है ये सारा चीज कर सकता है। और दोस्तों अंतिम है सशक्तिकरण, ठीक है। इसका अर्थ है अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना। मतलब दोस्तों मान लीजिए कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है
तो आईएएस ऑफिसर जो है आपको खुद तय करना पड़ेगा कि हमको जो है ये चीज़ बनना है, उसके प्रति आपका जुनून होना चाहिए, आपके प्रति जो है उस चीज़ के प्रति जो है आपको जो है पूरा मेहनत करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है उसके लिए सक्सेस कर पाइएगा, ठीक है? तभी दोस्तों आप जो है आईएएस बन पाइएगा, ठीक है? तो ये रहा दोस्तों मानव विकास का 4 स्तंभ जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से मैं दोस्तों एक बार रिकॉल कर देता हूँ, सबसे पहला था समता, दूसरा था पूजनीयता, तीसरा था उत्पादकता और चौथा था दोस्तों सशक्तिकरण, ठीक है? ये चारों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों को दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन मेरे को पूछा गया है कि रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। ये भी दोस्तों आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो रोपण कृषि का दोस्तों आपको जो है 4 फसल का नाम लिखना है। तो सबसे पहला फसल है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा चाय, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है कोको और चौथा है दोस्तों रबर, ठीक है? तो ये 4 रहा दोस्तों आपका रोपण कृषि का फसल। यदि दोस्तों आपको पता होगा कि रोपण कृषि जो है, ये रोपण कृषि इस रोपण कृषि को कब बोया जाता है और दोस्तों कब काटा जाता है, तो दोस्तों आप कमेंट करिए, ठीक है? और यदि आपको नहीं पता दोस्तों तो उसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में देखिए, कोई कमेंट किया होगा तो। यदि कोई कमेंट नहीं किया है दोस्तों, आप जो है गूगल कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाद क्या है? तो दोस्तों निश्चयवाद क्या होती है कि ये एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आपको ढाला, ठीक है? अपने आप को ढाल लिया। मतलब दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो निश्चयवाद होता है, इसमें ये चीज़ होता है, निश्चयवाद में ये चीज़ होता है कि आप यदि प्रकृति में जैसे कि मान लेते हैं कि बिजली कड़क रहा है, ठीक है? तो बिजली कड़क रहा है या फिर पानी गिर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते थे कि यदि पानी गिर रहा है, बिजली कड़क रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि भगवान जो है हम लोग से नाराज़ हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या किए हैं अभी हम लोग जो है प्रकृति के अनुसार हम लोग ढल चुके हैं, ठीक है? प्रकृति के अनुसार हम लोग जो है ढल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी गिरता है तो हम लोग जो है छाता का निर्माण कर चुके हैं, ठीक है? तो ये सारा चीज़ दोस्तों हम लोग जो है नव निश्चयवाद में पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि संभववाद क्या है? ठीक है? तो संभववाद क्या है दोस्तों ना इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति को अपने संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं ना दोस्तों ना संभववाद कहा जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए, ठीक है? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है? तो स्वामित्व के आधार पर हम लोग जो है उद्योग को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों सार्वजनिक, दूसरा है निजी, तीसरा है सहकारी, चौथा है संयुक्त। दोस्तों यदि आप इस तरह का इस ये सारा का परिभाषा दे सकते हैं, तो आप परिभाषा दीजिए कि चारों का परिभाषा क्या हो सकता है, ठीक है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों मैं सारा चीज़ जो है सब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ और आपको कमेंट करने के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है? ताकि दोस्तों आपका प्रैक्टिस लेवल कितना अच्छा है वो मैं भी चेक कर सकूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अलौह धातुओं के नाम बताएं, ठीक है? तो अलौह धातु वे धातु होते हैं जिनमें जो है लोहे का अंश नहीं होता है, ठीक है? मतलब दोस्तों अलौह धातु किसको बोलते हैं जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है, मतलब लोहा उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो उस तरह का उदाहरण क्या हो सकता है ना दोस्तों, क्या हो सकता है ना बॉक्साइट हो सकता है, तांबा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, शीशा हो सकता है, जस्ता हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आपको आने के वेरी इंपॉर्टेंट चांस बनते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। मतलब वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है? यदि दोस्तों आपको आ रहा है दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए और बिना आंसर देखे आप खुद आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से पता होगा। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है? आपने अपने दैनिक जीवन में जरूर ये सारा चीज को एनालाइज किया होगा। दोस्तों वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं और लिखना कैसे ये भी समझते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है। दोनों क्या करता है ना, परिवर्तन को इंगित करता है। लेकिन अंतर यह है कि वृद्धि जो है मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, वहीं पर जो दोस्तों धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकती है।
लेकिन विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है जो सदैव धनात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि में इंसान बढ़ता है लेकिन दोस्तों उसका हम लोग तुलना कर सकते हैं, लेकिन विकास में तुलना नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं कि ये आपका 10th क्लास में 70% आया था, ठीक है, और दोस्तों आपका जो है अभी 80% आया है, ठीक है, तो ये वृद्धि हुआ, 70 से 80 वृद्धि हुआ, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कितना अपने आप को डेवलप कर पाए, ठीक है, ये सारा चीज दोस्तों हम लोग जो है नहीं तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वृद्धि और विकास में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कि सतत पोषण विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। मतलब दोस्तों ये जो सतत पोषण विकास है ये क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सतत पोषण विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। इसका अर्थ यह है कि मृदा या वन जैसे मूल्यवान संसाधनों का उपयोग इस गति से किया जाए कि ताकि इससे पर्यावरण संतुलन भी कायम रहे और भविष्य में लोगों के लिए ये संसाधन बचे रहे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि हम किसी भी वस्तु की उपयोग कर रहे हैं, कोई भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो हमको इस तरह से उपयोग करना चाहिए ताकि उस वस्तु का उपयोग जो है आने वाला पीढ़ी भी दोस्तों वो उसका उपयोग कर सके। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है ना, सतत पोषण विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप जो है किसी भी प्रकार का इसको जो इस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, और दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो सके। और दोस्तों इस पीडीएफ को यदि आपको चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करिए। कमेंट पढ़ने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संचार से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि संचार क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, संदेश को पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश, विचारों और दर्शनों को भेजने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। मतलब दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को ट्रांसफर करना ही संचार कहलाता है। ठीक है, इसके 3 रूप हैं। सबसे पहला रूप है डाक सेवा। डाक सेवा मतलब दोस्तों पोस्टमैन के द्वारा। ठीक है, पोस्टमैन के द्वारा हम लोग जो है चिट्ठी को या फिर संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा है तार द्वारा। इसका मतलब हुआ है टेलीग्राफ या फिर टेलीफोन के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट है वायु तरंगों द्वारा। इसका मतलब है रेडियो द्वारा या फिर टेलीविजन मतलब टीवी के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा तीनों चीज जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं ना, संचार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों शेयर कर दीजिए और दोस्तों साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं को लिखिए। मतलब भारत में जो कृषि होती है उसकी 3 विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता कि भारत में गहन निर्वाह कृषि होती है। दूसरी विशेषता भारत में वर्ष में 3 मौसमी फसलें उपजाई जाती है। जैसे जैसे में दोस्तों सबसे पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो रबी फसल है, ये जो रबी फसल है ये दोस्तों कब उगाई जाती है। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे पूछा गया रबी, तो रबी दोस्तों कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है। और दोस्तों अंतिम क्या है, जायद। ठीक है, तो जायद भी दोस्तों कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए क्योंकि दोस्तों ये सारा चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों अंतिम है दोस्तों क्या है ना, भारतीय कृषि जो है वो मुख्यतः वर्षा पर आधारित होती है। तो ये रहा दोस्तों 3 पॉइंट जो कि भारतीय कृषि की विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखे। मतलब जलवायु का मतलब है भौतिक कारक को आपको लिखना है। ठीक है, तो जलवायु के जनसंख्या के वितरण को भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों भौतिक भी होता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों जलवायु। जलवायु कहने का मतलब है भौतिक कारक पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपसे भौतिक कारक पूछा गया है तो हम लोग जो है भौतिक कारक का ही सिर्फ आंसर देंगे। यदि यहाँ पे आर्थिक पूछता तो आर्थिक का देते, सामाजिक का पूछता तो सामाजिक का देते, सांस्कृतिक का पूछता तो सांस्कृतिक का देते। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे भौतिक का बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में भौतिक का पूछा गया। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जल की उपलब्धता।
दोस्तों उसी जगह पर ज़्यादा जनसंख्या वितरण होता है, जनसंख्या का फैलाव होता है, जिस जगह पर जल की उपलब्धता होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जल के बिना ही हम लोग जो है पूरा दिन में जितना भी कुछ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जल के बिना असंभव हैं। ठीक है? क्योंकि दोस्तों जल के बिना ही हम जल जल जो है उसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है खाना बनाते हैं, नहाते हैं, ठीक है? सारा चीज़ दोस्तों हम लोग जो है जल के साथ ही करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों जल जो है जहाँ पे आसानी से मिल जाता है वहाँ पर दोस्तों जो है जनसंख्या रहने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन दोस्तों भू आकृति। भू आकृति का कहने का मतलब है कि ज़्यादातर इंसान उस क्षेत्र पर रहता है जहाँ पे दोस्तों उस ज़मीन का जो समतल हो या फिर दोस्तों ऊबड़-खाबड़ ना हो, ठीक है? ऐसा स्थल जहाँ पे दोस्तों ऊबड़-खाबड़ नहीं होता है, वो जो दोस्तों समतल होता है, ठीक है? ताकि दोस्तों इंसान जो है आराम से अपना घर बसा सके, वहाँ पे खेती कर सके, ठीक है? तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अंतिम यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट है, वो है मृदा। दोस्तों मृदा भी जहाँ पे होती है वहाँ पर इंसान लोग जहाँ पे रहता है वहीं पर अच्छे से रहता है और मृदा कैसी होनी चाहिए? दोस्तों मृदा उपजाऊ होनी चाहिए ताकि दोस्तों वहाँ पे का जो इंसान होगा वो खेती भी कर पाएगा, वहाँ पे फसल भी उगा पाएगा, ठीक है? और अपना दोस्तों मुनाफ़ा भी कमा पाएगा, ठीक है? तो ये सारा क्वेश्चन दोस्तों ये सारा चीज़ें आपको समझते हुए चलना है तभी दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिज़ल्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चलवासी पशुचारण और व्यावहारिक पशुचालन में क्या अंतर होता है स्पष्ट करें, ठीक है? तो यहाँ पे चलवासी पशुचारण क्या होता है और यहाँ पे व्यापारिक पशुचालन क्या होता है, इसका आंसर दोस्तों आप इस तरह से भी लिख सकते थे। किस तरह से? दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि बीच में यहाँ पे दोस्तों आप बीच में लकीर खींच देते और एक साइड में दोस्तों आपको जो है व्यापारिक पशुचारण होता और एक तरफ से चलवासी पशुचारण होता, ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके पॉइंट वाइज़ लिख सकते थे, ठीक है? लेकिन दोस्तों मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, लेकिन दोस्तों आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पे समझते हैं। चलवासु पशुचारण जीवन निर्वाह की वह पद्धति है जिसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहता है, ठीक है? मतलब दोस्तों जो चलवासी पशुचारण होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है कि जो पशुचारक होता है वो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है और दोस्तों उन लोग को पशु को जो है पालन करते रहता है, ठीक है? और इसके विपरीत क्या होता है कि जो व्यापारिक पशुपालन होता है उसमें एक स्थायी फार्म होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको जो है बकरी का करना है तो दोस्तों सारा जगह पर उस फार्म में जो है सारा सिर्फ बकरी बकरी होता है, ठीक है? अगर हमको गाय का करना है तो दोस्तों वहाँ पे सारा जो है गाय होता है, ठीक है? जिसके कारण वहाँ उसका जो है दूध निकाल कर हम लोग जो है बेच सकते हैं, ठीक है? और मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये अंतर होता है एक सॉरी चलवासु पशुचारण में और दोस्तों व्यापारिक पशुपालन में, ठीक है? तो ये दोनों दोस्तों आपको अंतर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों सहकारी कृषि क्या होता है कि सहकारी कृषि में जब किसानों का एक समूह अपनी स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था का गठन करता है और मिलजुल कर आपसी सहयोग से खेती करता है, तो इस प्रकार की खेती को जो है सहकारी कृषि कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब किसानों का एक समूह जो लाभ के उद्देश्य से कृषि करता है मिलजुल कर, तो उसको क्या बोलते हैं ना, सहकारी कृषि कहा जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण दें। आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है दोस्तों जिस उद्योग में हम लोगों को आधारभूत चीजें मिले, मतलब दोस्तों कच्चा माल मिले, ठीक है? मतलब दोस्तों यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है कि वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें जो है आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि हो गया लोहा, लोहा से क्या बनाया जा सकता है? लोहा से दोस्तों बहुत सारी चीजें को बनाया जाता है, जैसे कि हो गया मशीन हो गया दोस्तों, ठीक है? कोई भी मशीन अगर बनता है तो उसपे दोस्तों जो है लोहा की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, ठीक है? तो ये रहा दोस्तों हमारा कच्चा माल और इससे दोस्तों मशीन बनता है, तो वो तो रहा दोस्तों हम लोग का जो चीज़ें बननी थी वो चीज़, ठीक है? तो कच्चा माल क्या हुआ? आधारभूत उद्योग से प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कुटीर उद्योग एवं लघु लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। मतलब दोस्तों कुटीर उद्योग क्या होता है और लघु उद्योग क्या होता है?
दोस्तों जितने भी अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलते हैं उसको दोस्तों हम लोग तो एक तरह से मान लेते हैं कुटीर उद्योग दिए और यहाँ पे पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लघु उद्योग टॉपिक देंगे, फिर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिख सकते हैं। एक तो ये रहा लिखने का तरीका। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया और एक तरीका कि अंतर स्पष्ट करने के लिए बोले तो आप दोस्तों बीच में लकीर खींचिएगा और एक तरफ कुटीर उद्योग और एक तरफ जो है लघु उद्योग लिखिएगा और यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आप जो है पॉइंट बैठा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों तरह से आप जो है लिख सकते हैं, दोनों में आपको जो है अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग उसको समझिए। कुटीर उद्योग वस्तुओं की निर्माण की सबसे छोटा इकाई है। मतलब दोस्तों उद्योग का जो सबसे छोटा उद्योग है उसको कौन सा उद्योग बोलते हैं ना, कुटीर उद्योग बोलते हैं। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आगे देखिए कि इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सदस्य मिलजुल कर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल को या तो वे स्वयं उपभोग करते या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते। मतलब दोस्तों ये जो कुटीर उद्योग होता है ये घर में ही स्थापित होता है। मतलब घर में जो जैसे कि मान लेते हैं हमको जो है पापड़ बनाना है या फिर जो है मान लेते हैं हमको जो है किसी भी प्रकार कोई भी औजार बनाना है या फिर कोई भी चीज बनाना है, ठीक है, तो वो दोस्तों हम लोग घर में बना सकते हैं। और घर में बना सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सा उद्योग है ना, कुटीर उद्योग है। ठीक है, और उस चीजों को दोस्तों हम लोग जो है गांव का जो बाजार होता है उस बाजार में भी बेच सकते हैं या फिर अपने लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। मतलब हम खुद के उपयोग के लिए ये सारा चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज किस पे देखने को मिलता है आपको, कुटीर उद्योग में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कपड़ा हो गया, चटाई हो गया, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते। ठीक है, ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है कुटीर उद्योग में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए लघु उद्योग क्या होता है। ठीक है, लघु उद्योग कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग तो होता है, ठीक है, उस इसमें भी होता है उसमें भी होता है, दोनों में होता है, लेकिन किंतु इसका कारखाना घर से बाहर रहता है। ठीक है, मतलब दोस्तों कुटीर उद्योग में क्या होता है कि उसका उद्योग घर में ही स्थापित होता है, लेकिन लघु उद्योग में क्या होता है कि उसका जो उद्योग होता है, जो फैक्ट्री होता है, वो दोस्तों घर के बाहर होता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर था ये दोनों में। ठीक है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में। आशा करता हूँ आप दो को आपको जो है ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल परिवहन के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल परिवहन क्या होता है पहले ये समझिए कि जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। देखिए दोस्तों यदि हमको कहीं भारत से जो है ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हमको जो है समुद्री मार्ग से यदि आपको जाना है तो वहां पे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का सड़क या फिर कोई भी चीज नहीं बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में आपको जो है किसी भी प्रकार का मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। आप दिशा देखिए और उस दिशा की ओर बढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें होता है। नेक्स्ट है कि क्योंकि सागर या महासागर जो है एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसके रखरखाव पर बहुत कम खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि आप समुद्र पे हैं तो वहां पर तो कोई खर्चा होने वाला है नहीं, वहां पे दोस्तों किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां से आप निकल रहे हैं वहां पे एक पतन होना चाहिए, मतलब एक बंदरगाह होना चाहिए, और जहां पे आप पहुंच रहे हैं वहां पर भी दोस्तों एक क्या होना चाहिए ना, पतन होना चाहिए, बंदरगाह होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इसका क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जल परिवहन की ऊर्जा जो है वो लागत कम होती है और यह परिवहन जो है बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। ठीक है, यदि आप हवाई जहाज से जाइएगा एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें दोस्तों आपका ज़्यादा खर्चा है, लेकिन दोस्तों यदि आप जल मार्ग के द्वारा जाएंगे तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज़ होता है इसमें। और साथ ही दोस्तों ये जो है लंबी दूरी तय करने में, और दोस्तों यदि आपको एक जगह दूसरी जगह कच्चा माल या फिर कोई भी चीज़ ले जाना है तो दोस्तों ये जो जलमार्ग होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन के कोई दो लाभ का उल्लेख करें। मतलब पर्यटन क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पर्यटन क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यटन के दो लाभ को लिखें। तो सबसे पहले ये समझिए कि पर्यटन होता क्या है। तो दोस्तों ये जो है पर्यटन एक यात्रा है। ठीक है, इस यात्रा जो है ये यात्रा होता है। ठीक है, ये जो है विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। ठीक है, जिससे अनेक लोगों को रोजगार भी मिलता है तथा देशों को राजस्व भी मिलता है, मतलब टैक्स भी मिलता है। ठीक है, और इसका जो सबसे दो बड़ा लाभ है वो क्या है ना, अब सबसे पहला लाभ ये है कि ये जो है स्थानीय व्यक्तियों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है तथा पर्यटन अवसंरचना उद्योगों को पोषित करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट
कि इसमें जो है क्या होता है कि इसका दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह लोगों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, मनोहारी दृश्यों, स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखने का अवसर प्रदान करता है। मतलब दोस्तों यदि आप पर्यटन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो दोस्तों जिस जगह पर आप घूमने के लिए जा रहे हैं उस जगह पर जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, उससे दोस्तों आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा दोस्तों ये जो है पर्यटन में बताया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पाइपलाइन परिवहन से क्या लाभ है। पाइपलाइन परिवहन से क्या लाभ है, पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तरल पदार्थों और गैसों की लंबी दूरी के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन के सबसे सुविधाजनक साधन है। नगरों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन का निर्माण काफी समय से हो रहा है, लेकिन पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों का पाइपलाइन द्वारा परिवहन एक अपेक्षाकृत जो है नया विचार है। देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि ये एक गांव है, इस गांव से दूर, बहुत दूर दोस्तों यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा नल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2-3 को नल लगा हुआ है। तो यहाँ का जो इंसान होता है वो यहाँ पे जो है क्या करता है, यहाँ पे जो है पानी लेने के लिए आता है, ठीक है, यहाँ पे पानी लेने के लिए आता है। अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों यदि कोई इंसान यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर जाएगा, फिर पानी लेगा, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों इसी के जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पे एक पाइप बिछाया गया है, जिस पाइप को यहाँ से लेकर दोस्तों इस गांव पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो गांव था, यहाँ पे दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि ये जो गांव था, इस गांव में अब जो है पानी लेने के लिए इतना दूर इंसानों को जाना नहीं पड़ेगा। इसमें दोस्तों उन लोग का समय भी बचेगा और साथ साथ दोस्तों इन लोग को जो है अपना गाँव में ही पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पाइपलाइन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसका दोस्तों क्या क्या लाभ है, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ कि पाइपलाइन परिवहन जो है उसको हम लोग कहीं पर भी बिछा सकते हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में भी बिछाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इनके संचालन और रखरखाव की लागत कम होती है। मतलब दोस्तों इसको जो है यदि आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक पाइप बिछाया गया, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है और दोस्तों यहाँ से पानी पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है ऊर्जा की बचत भी होती है। तीसरा है कि यहाँ पे समय की भी बचत होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वही चीज आपको वहीं पर मिल रहा है तो आपको समय बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेल का प्रवाह निरंतर बना रहता है। ट्रकों और रेलों की तरह माल को लेट पहुंचाने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि इस अंतिम पॉइंट है कि इसमें प्रदूषण का खतरा भी नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन के अंदर से ये सारा चीज जा रहा है तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। मतलब ग्रामीण अधिवास जो होते हैं उसका क्या क्या वर्गीकरण हो सकता है, मतलब कितने भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सुनिए दोस्तों कि विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है ग्रामीण बस्ती कहलाती है, ठीक है। निर्मित क्षेत्र के विस्तार, मकानों की संख्या और उनके बीच पारस्परिक दूरी के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को हम लोग चार प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहला जो बस्ती होता है उसको बोलते हैं गुच्छित बस्तियां। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितने भी घर होते हैं वो सारे आमने सामने होते हैं, ठीक है। सब दोस्तों एक ही साथ होते हैं, एक जो है गुच्छा बनाकर रहते हैं लोग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुच्छित बस्तियां। आगे समझिए। नेक्स्ट दोस्तों अर्धगुच्छित बस्तियां। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो भी घर होते हैं वो दोस्तों एक एक से दूसरे घर से डिस्टेंस बनाकर रहते हैं, मतलब थोड़ा सा दूर दूर में रहते हैं, लेकिन उस बस्ती का नाम एक ही होता है, उसको क्या बोलते हैं ना, अर्धगुच्छित बस्तियां। नेक्स्ट है दोस्तों पल्ली बस्तियां। इसमें क्या होता है कि यह मध्यम आकार की बस्तियां होती है जिनमें एक बड़े गांव से थोड़ी दूर पर बसी छोटी सी एक या अधिक बस्ती होती है। इन छोटी बस्तियों को पूर्वा, पाना, पाड़ा, पल्ली, नगला इत्यादि कहा जा सकता है, ठीक है। तो पल्ली बस्ती का बहुत सारा नाम है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिला, ठीक है। चलिए आगे आखिरी को देखते हैं। आखिरी है परिक्षिप्त बस्तियां। इन्हें बिखरी हुई या फिर एकाकी बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में ऐसी बस्ती सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा
छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों और चारागाहों के रूप में भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका सारे ये बस्तियां जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने का वेरी इंपॉर्टेंट चांस है, वो है दोस्तों कि हरित क्रांति की व्याख्या करें। हरित क्रांति क्या था? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया क्या है आंसर कि 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के वृद्धि के लिए अपनाई गई नीति को हरित क्रांति कहा जाता है। वास्तव में इस काल में अधिक उत्पादन देने वाले गेहूं, जो कि मैक्सिको में सबसे ज्यादा गेहूं मिला था, चावल जो कि फिलीपींस में मिला था, कि किस्मों को पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद्य के साथ अपनाया गया। इस प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति अपेक्षित थी। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हरित क्रांति से दोस्तों हम लोग को जो है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ फसल मिला था, जिस कारण बस दोस्तों सभी जो है उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भर हो चुके थे। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है हरित क्रांति में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रारंभ में विशेषतर 1970 के दशक के अंत में हरित क्रांति देश में सिंचित भागों तक ही सीमित थी। इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य एवं पूर्वी भारत में भी जो है फैली। ठीक है, हरित क्रांति का दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि रासायनिक खाद्य और अधिक सिंचाई के कारण कृषि भूमि का निम्नीकरण हुआ और उत्पादन में कमी होने लगी। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है हरित क्रांति में लिखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन को समझते हैं। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तृतीयक व्यवसाय या फिर तृतीयक क्रियाकलाप क्या है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट करिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होता है और चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है। ये तीनों दोस्तों आप कमेंट करिए। ठीक है, तभी दोस्तों आप जो आपका तैयारी जो है वो अच्छा हो सकेगा। तीनों दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इसी से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे तृतीयक क्रियाकलाप यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा कि तृतीयक व्यवसाय वह क्रियाकलाप है जो किसी वस्तु का उत्पादन ना कर केवल सेवा प्रदान करता है। मतलब दोस्तों तृतीयक क्रियाकलाप में हम लोग जो है सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जैसे में आपका व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार एवं सेवाएं हो गई। ठीक है, तो ये सारा दोस्तों आपको जो है तृतीयक क्रियाकलाप में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने का पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये सारा चीजों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ साथ दोस्तों आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको भी पढ़िए और जो आपका मॉडल पेपर निकला हुआ दोस्तों उसको भी बहुत ही डिटेल से पढ़िए। ठीक है, तभी दोस्तों आपका एक अच्छा रिजल्ट आने का पूरी संभावना है। ठीक है, तो जो दोस्तों यदि मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यदि आपने हिस्ट्री का वीडियो को देखना चाहते हैं, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको सब्जेक्टिव का जो अब एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका भी दोस्तों मैंने 2 अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो दोनों वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछने जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।